हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनिमे स्पीकर चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए काइजू नंबर 8 के सीजन 3 को। यस, मांगा के चैप्टर 85 को। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरू को, जो कि हवा में उड़ती है और इतनी जोर से किक मारती है ना काइजू नंबर 15 को, भाई उसकी तो गर्दन ही उसके धड़ से अलग ही हो जाती है। उसी के बाद हमें काइजू नंबर 15 की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब वो छोटी थी तो वो ना अपने फादर से पूछ रही होती है कि डैड, क्या आप मुझे प्यार करते हो? लेकिन उसके फादर, जो कि है काइजू नंबर 9, वो कहते हैं नहीं, मैंने तो तुम्हें बस किकोरू शिमोनियो को मारने के लिए बनाया था। लेकिन हाँ, अगर तुमने उसको मार दिया और उसको हरा दिया और तुम उससे ज्यादा पावरफुल बन गई तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो आई होप आप सभी समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे काइजू नंबर 15 का गोल तो बस एक ही है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। मतलब कि किकोरू शिमोनिया से भी ज्यादा पावरफुल बनना है उसे। उसी के बाद हम यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपनी काइजू नंबर 15 तो बहुत ही गंदे तरीके से रो रही होती है भाई, बहुत ही ज्यादा। क्या तुम्हें पता है किकोरू कि तुम्हारे फादर तुम्हें कितना प्यार करते हैं? मैं बताती हूँ, वो तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना कि इतना प्यार तुम्हें कोई भी नहीं करता होगा। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में मैं अपने डैड को रखूँ ना, तो मेरे डैड तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज उन्होंने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए बनाया था। वो मुझसे प्यार नहीं करते, इवन वो तो मुझसे डील करते हैं। मुझे कहते हैं अगर मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल बन गई ना तो वो मुझे अपनी बेटी बना लेंगे और मुझे प्यार करेंगे। उसी के कुछ देर बाद हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे काइजू नंबर 15 की बॉडी वैनिश होने लग जाती है, गायब होने लग जाती है। ये सब कुछ देख के वहाँ के डिफेंस फोर्स के मेंबर्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली उसने काइजू नंबर 15 को हरा दिया। और तो और यहाँ पे तो डायरेक्टर इटामी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो उनकी तारीफ भी करते हैं। अरे भाई, और किसी की नहीं, किकोरू की। लेकिन वो तो अपने माइंड में ये सोच रहे होते हैं ये तो इतना काफी नहीं है, क्योंकि आगे तो और भी बड़े बड़े बहुत ही पावरफुल काइजूज हैं, उनको भी हराना होगा। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे सुमिडा सिटी का व्यू। भाई वहाँ से तो काफी अमेजिंग लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे नारुमे की फाइट चल रही होती है काइजू नंबर 11 से। और यहाँ पे नंबर 11 को भाई हल्के में मत लेना, बिकॉज वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि नारुमे को तो धो रहा होता है। क्योंकि पता है गाइस, वहाँ पे ना उसके पास है वाटर वाली पावर, जिससे वो ना बहुत क्या आधी से ज़्यादा दुनिया को वैसे उड़ा सकता है। उसी के बाद यहाँ पे किकोरू आ जाती है, जो कि नारुमी से कहती है कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब बाकी के काम की बारी है तुम्हारी, क्योंकि अब तुम्हें हराना है दूसरे वाले काइजू को। और यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है नारुमी एंड काइजू नंबर 11 की बैटल स्टार्ट। यहाँ पे तो नारुमी तो बिल्कुल रेडी शेडी हो जाता है, वो तो अपने सूट को भी गर्म कर लेता है और फिर तैयार हो जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। लेकिन तुम यहाँ पे काइजू नंबर 11 को हल्के मत लेना, बिकॉज वो यहाँ पे यूज कर सकता है वाटर पावर। हालांकि यहाँ पे नारुमी उसे मारना चाहता है, लेकिन काफी बार ट्राई करने के बावजूद वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हमें यहाँ पे छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे नारुमी एंड डायरेक्टर दोनों के दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो नारुमी की लाख कोशिश करने के बावजूद भी डायरेक्टर इसाओ तो उसे एक हिट भी नहीं कर पाता। क्या बात है। इसी के बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस नंबर 9 की पूरी मेमोरीज डॉक्टर इसाओ के पास है। मतलब कि तुम समझ रहे हो, एक तरह से उसे ना यहाँ पे डॉक्टर इसाओ को ही हराना होगा। क्या सच में वो ऐसा कर पाएगा या फिर नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे नारुमी को, जो कि अटैक्स करते करते फाइनली वहाँ पे पहुँच ही जाता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर इसाओ के पास यहाँ पे तो वो किसी के माइंड को भी पढ़ सकता है, लाइक उसकी मेमोरीज क्या है, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं, वो सब कुछ जान सकता है। तो यहाँ पे नारुमी जैसे ही अटैक करने का ट्राई करता है, लाइक वो मारता भी है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर को पता लग जाता है कि वो कैसे मारने वाला है और कहाँ से मारने वाला है, तो वो तो उससे बच जाते हैं। वो तो हवा में छलांग लगा के इसके ऊपर ये काउंटर अटैक कर देता है भाई। उसी के बाद यहाँ पे नारुमी अपने आप को किसी न किसी तरह बचा लेता है।
उसी के बाद फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है जारी रखता है अपनी कोशिश। उसी के बाद यहाँ पे काइजू नंबर 8 बोलता है कि तुम कुछ भी कर रहे हो ना, तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि तुम कहाँ से अटैक करने वाले हो और कहाँ से नहीं। गाइस वैसे ये टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है ना, कि हम किसी का माइंड पढ़ सकते हैं कि वो क्या करने वाला और क्या नहीं, तो हम तो हर एक चीज़ से बचते रहेंगे, क्यों है ना। वैसे ये पावर तो सच में बहुत कमाल की है। मतलब डायरेक्टर तो बहुत ही कमाल के हैं। मेरे हिसाब से उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता, इसीलिए बेचारा नारोमी निराश हो जाता है बिकॉज वो तो इसे हरा ही नहीं पाता। उसी के बाद काइजू नंबर 9 यहाँ पे उसको बैठाता है और कहता है बेटा तुम तो मुझसे नहीं बच सकते। उसी के बाद वो अपने वाटर पावर को यूज़ करता है, और वो तो सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ था ना कि यहाँ पे उसकी हालत तो ख़राब हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यार उसने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा उसके साथ कर सकते हैं। मतलब कि वो डायरेक्टर काइजू नंबर 11 वो तो यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स को हवा में उड़ाता है, और वो तो नारोमी के ऊपर अटैक करने लग जाता है और कहता है नारोमी अब तो तुम कहीं भी नहीं जा सकते, मुझसे तो बिल्कुल नहीं बच सकते तुम। लेकिन इस बार नारोमी तो हार बिल्कुल नहीं मानता, वो तो एकदम डट के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी गन को साथ में लेकर आता है और कहता है नहीं बहुत हो गया, अब मैं तुमसे डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मिस्टर इसाऊ अब तुम मुझे हल्के में बिल्कुल भी मत लो। देखते ही देखते यहाँ पे नारोमी एकदम स्पीड में आता है और उसकी एक हाथ को काट देता है। हाँ भाई हाँ, सच में काइजू नंबर 11 के एक हाथ को काट देता है काफी इजीली। तभी वो देखता है कि ये कैसे हो गया, और जब वो उसकी आंखों में देखता है ना, नारोमी की आंखों में, भाई उसकी आंखें का तो बिल्कुल कलर चेंज ही हो जाता है, एकदम अजीब सा। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 11 उसे कहता है कि तुम्हारी तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, एकदम से ऐसा कैसे हो गया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी हमें पता चलता है कि ये तो उसकी एक न्यू पावर है, और तो और अगर ये इस पावर को ज़्यादा यूज़ कर लेगा ना तो इसकी दिमाग की नसें तो फट भी सकती हैं। मतलब जितना बेनिफिशियल है उतना ही लॉस भी है। लेकिन यहाँ पे नारुमी को तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, बिकॉज उसको तो सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। और तभी भाई वो तो काइजू नंबर 11 के हर एक पार्ट को कट कर देता है। ये देख के काइजू नंबर 11 तो हैरान ही रह जाता है, ये क्या क्या मतलब तुमने किया कैसे। तभी अपना नरोमी उसे कहता है ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो कि अब क्या होता है। उसी के कुछ देर बाद यहाँ पे डॉक्टर इसाओ की बैक स्टोरी दिखाई जाती है हमें। वो तो यहाँ पे जामोमी को बता रहा होता है कि नारोमी बहुत ही ज़्यादा होनहार स्टूडेंट है, वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड भी है। मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो मुझे भी सरपास कर देगा। उसके बाद मेरे पास मौका रहेगा कि मैं यहाँ पे सबसे नंबर 1 बन के दिखाऊं। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे नारोमी ने काइजू नंबर 11 के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। मतलब कि अब यहाँ पे इन्होंने एक काइजू को तो उड़ा दिया, अब वो सिर्फ और सिर्फ 3 काइजूस बचे होते हैं जिनको उड़ाना भी बाकी है। कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे होशिना को, जिसकी फाइट चल रही होती है यहाँ पे काइजू नंबर 12 से। ये दोनों की फाइट सच में बड़ी औसम होती है यार। यहाँ पे फाइट होने वाली है काइजू नंबर 12 जो कि होने वाली है कैप्टन होशिना के साथ। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करें एनिमे आई मीन टू से मांगा को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 2-4 एयरपोर्ट का सीन, जहाँ पे इन दोनों की फाइट चल रही होती है। भाई यहाँ पे सच में काइजू नंबर 12 की फाइट हो रही होती है कैप्टन होशिना से। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो काइजू नंबर 12 है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कैप्टन होशिना को हरा भी पाएगा। चलो आगे देखते हैं। इन दोनों की फाइट देख के यहाँ पे तो होक नौकी भी आ जाती है, और वो तो हैरान रह जाती है। वो हैरान इसलिए होती है बिकॉज उसने अभी तक अपने कैप्टन को किसी और को इतनी बुरी तरीके से मारते हुए देखा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे वो काइजू नंबर 12 को कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, वो ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। काफी इंटेंस फाइट चल रही होती है इन दोनों के बीच। लेकिन तभी अपना काइजू नंबर 10 कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा। हो भी क्यों ना, क्योंकि इसको बनाया जो काइजू नंबर 9 नहीं है, क्योंकि उसका तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो था। तभी काइजू नंबर 11 बोलता है नो डाउट अबाउट इट,
बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, इसमें कोई शक करने की बात नहीं है। उसी के बाद हमें यहाँ पे होशिना की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी फैमिली को, और उसकी फैमिली के बारे में हमें पता चलता है कि असल में होशिना फैमिली एक समुराई फैमिली है। मतलब कि इस फैमिली ने स्टार्टिंग से ही मतलब जितने भी मॉन्स्टर्स एंड जितने भी यहाँ पे काइजूस थी ना, उन सभी को मारती आई है, वो भी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से। इसीलिए इन्हें समुराई फैमिली कहा जाता है। और यहाँ पे उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम है शोनचीरो। इसी के साथ साथ ये भी पता चलता है हमें कि यहाँ पे होशिना का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है शोचिनो, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है वो स्वॉर्ड में। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में हम बात करें इसके छोटे भाई की यानी कि होशिना, तो वो तो छोटे होते बहुत ही कमजोर था इन चीजों में। मतलब उसको इंटरेस्ट तो था, वो अपने भाई जैसा बनना चाहता था, लेकिन उसको बिल्कुल भी ये चीजें नहीं आती थी। लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं बड़ा होकर अपने भाई जैसा जरूर से बनूंगा। तो इसी के बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे काइजू नंबर 12 बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे होशिना भी कम नहीं था, वो भी रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 10 बोलता है, माना कि ये हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम दोनों मिल के अपनी स्ट्रेंथ पावर को मिला के अगर उसके ऊपर अटैक करे तो वो जल्द ही हार जाएगा हमसे। लेकिन जैसे ही अपना होशिनो काइजू नंबर 12 की तरफ जाता है अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे काइजू नंबर 12 फ्लैश अटैक करता है। तभी यहाँ पे होशिना काइजू नंबर 10 से बोलता है कि हम लोग हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। इसी के बाद वो ओकोनोगी की तरफ जाता है और उसे बोलता है कि चलो केस 7 को स्टार्ट करो, रेडी कर दो उसे। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे आसमान से काफी फोर्स टाइप कुछ गिर रहा होता है, बहुत ही जोर जोर से, जिसके अंदर से निकलते हैं यहाँ पे होशिना के एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, जैसे कि जिसके अंदर से निकलती हैं ब्लेड्स, एनर्जी बूस्टर और काफी सारे ड्रोन्स वगैरह और भी काफी सारी चीजें। अब तुम सोच रहे हो कि गाइस कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स क्यों मंगाए? तो गाइस इसलिए बिकॉज उसे पता है कि काइजू नंबर 9 ना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसने यहाँ पे काइजू नंबर 12 को बनाया है, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया तो जरूर होगा जिससे वो हमें हरा पाए। क्योंकि जब मेरी पिछली फाइट हुई थी ना काइजू नंबर 10 से, अगर उसने उसे ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत कुछ नोटिस किया होगा उसने। तो हाँ, मुझे भी अपने लिए बैकअप रखना था ना, तो क्यों ना रखूं मैं। उसी के बाद यहाँ पे वो अपने इक्विपमेंट्स निकाल लेता है। तो फाइनली यहाँ पे वो ब्लेड को निकाल लेता है, यानी कि तलवार को, जो कि उसने अपने बड़े भाई से सीखी थी उसे कैसे यूज करना है। तो वो कहता है बस बहुत हो गया काइजू नंबर 12, अब तुम तो नहीं बचोगे। इसी के कुछ सेकंड बाद यहाँ पे अपना होशिना जाता है काइजू नंबर 12 के पास और अपनी तलवार का यूज करके उसका एक हाथ काट देता है भाई। लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 12 बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये कैसे किया। उसी के बाद यहाँ पे अपना होशिना एक और दिमाग लगाता है और यहाँ पे तलवार का यूज करते हुए उसके पेट में तो भाई होल कर देता है पूरा, मतलब आर पार दिख रहा होता है। ये देख के तो अपना काइजू नंबर 12 तो और हैरान हो जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे उसकी कॉर्ड नहीं होती है। और बोले तो भाई जान यार, जैसे हमारे इंसान की बॉडी में क्या होता है, दिल होता है ना, वो हमारी जान अगर दिल निकल जाएगा तो सब कुछ खराब, ठीक है। तो यहाँ पे यार उसकी कोर वहाँ पे होती नहीं है। मतलब ज्यादातर जो काइजूस होते हैं ना, उनकी कोर उनके पेट में होती है, लेकिन वहाँ पे तो उसकी कोर थी नहीं। तो यहाँ पे होशिना समझ जाता है कि अब उसे सबसे पहले काइजू नंबर 12 की कोर ढूंढनी होगी, उसी के बाद वो उसको खत्म कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। तो अब देखते हैं कि वो ढूंढ पाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे भूल रहे हो तुम, क्योंकि यहाँ पे है काइजू नंबर 12, अब वो भी कम नहीं है, वो तो और ज्यादा फाइट करने लग जाता है, उससे बच भी रहा होता है, उसको मतलब उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन अपना यहाँ पे होशिना बहुत ज्यादा ट्राई करता है उसको मार के उसकी कोर ढूंढने का, लेकिन नहीं मिल रही होती। मतलब कि ये ना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है उसके लिए कि यार मिल क्यों नहीं रही। तो यहाँ पे होशिना सोच लेता है कि अब मैं इसके बॉडी के सारे पार्ट्स कट करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इसकी कोर कहाँ पे है। तभी यहाँ पे होशिना सबसे पहले उसके दूसरे हाथ को काटता है, फिर उसकी लेग्स काटता है। तो उसके बाद यहाँ पे होशिना को समझ आ जाता है अब तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन बस अब बची है तो इसकी गर्दन, बस इसकी गर्दन में देखना होगा। अगर वो वहाँ पे मिल गई तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कैसे मरने वाला है। तो बस फाइनल अटैक वहीं पे होने वाला है। तो अब देखते हैं क्या वो उसको मार पाएगा
तभी यहाँ पे अपना होशिना जाता है दूसरा वेपन लेने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ब्लेड जिससे उसकी गर्दन एकदम मक्खन की तरह कट जाए। तो वो लेने के लिए वो जाता है, लेकिन यहाँ पे अपना काइजू नंबर 12 भी बहुत कम नहीं था। उसका दिमाग चलता है, उसके हाथ फिर से जनरेट हो जाते हैं और तभी यहाँ पे वो अपने दोनों हाथों में स्वॉर्ड लेता है और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। अब तो इन दोनों की फाइट दिखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे होशिना को पता है कि मैं कहाँ पे अटैक करूंगा और ये कहाँ पे मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 12, अब तो भाई उसके दोनों हाथों में स्वॉर्ड है। तो अब क्या होने वाला है वो देखते हैं हम आगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन यार यहाँ पे जो काइजू नंबर 12 है ना, वो तो बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर। ये सब कुछ करते हुए देख के होशिना को तो यहाँ पे अपने बड़े भाई की याद आ जाती है, बिकॉज जब वो छोटा था ना तो उसका बड़ा भाई उसको ऐसे ही मार देता था, मतलब मजाक में उसको सिखाने के लिए। लेकिन वो हमेशा रोता रहता था कि मुझे नहीं आता, मैं कैसे कर पाऊंगा। बहुत ज़्यादा सैड होता था, लेकिन हमेशा की तरह इसका भाई इसका मजाक उड़ाता था और कहता था, हाँ, पहले तुम ट्रेनिंग लेकर आओ फिर मुझसे लड़ने की सोचना, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो। ये बात सुनकर तो अपना होशिना और ज़्यादा रोने लग जाता था। तो गाइज यहाँ पे उसको बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा होता है, बिकॉज जो काइजू नंबर 12 है ना, वो बिल्कुल उसके भाई की तरह लड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। उसके सामने तो अपना होशिना बिल्कुल लो फील कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे इसको मारना ही होगा, मैं इससे हार नहीं मान सकता। ये कहते ही यहाँ पे काइजू नंबर 12 आ जाता है, जो कि हाशिना के ऊपर बहुत जोर से अटैक करने लग जाता है। इवन यहाँ पे अपना हाशिना भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यार डॉज भी नहीं कर पा रहा होता, तो अटैक कहाँ से करता। लेकिन इस चीज का फायदा उठाता है यहाँ पे काइजू नंबर 12, और वो तो हाशिना का एक हाथ भी काट देता है, उसके दर्द से अलग कर देता है। सेम वैसे ही जैसे हाशिना ने काइजू नंबर 12 के हाथ को अलग कर दिया था। लेकिन यहाँ पे सच में अपनी हाशिना की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। उसकी हालत देख के अब बिल्कुल भी नहीं लगता, मतलब मैं तो उम्मीद ही छोड़ रही हूँ कि यार सच में मुझे नहीं लगता कि ये अब जीत भी पाएगा, बिकॉज यहाँ पे काइजू नंबर 12 ने उसको इतना मारा है, इतना ज़्यादा मारा है, तुम हालत उसकी खुद ही देख लो गाइस। वो तो ये सारी चीज़ें सोच के खुद ही बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है कि मैं काइजू नंबर 12 को नहीं हरा सका। हाँ, मुझे 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 उसे हराना है, लेकिन मैं क्या करूँ। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है कि मैं उसे हरा नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे नंबर 10 उसे हौसला देता है कि तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पे अपना होशिना भी सोचता है कि हाँ, मुझे तलवारबाजी में से कोई भी नहीं हरा सकता, इवन काइजू नंबर 12 भी नहीं, मैं उसे ज़रूर से मारूंगा। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे काइजू नंबर 10 जो था ना, उसने यहाँ पे होशिना के उस हाथ को अपनी पूंछ की हेल्प से जोड़ दिया होता है। मतलब कि काइजू नंबर 10 ने अपनी पूंछ को कुर्बान कर दिया सिर्फ और सिर्फ हाशिना की वजह से, ताकि वो अपनी फाइट को जीत सके। और यहाँ पे हाशिना भी कहता है, हाँ, मुझे इस फाइट को जीतना ही होगा, अब तो मैं उसे मार कर ही रहूंगा। लेकिन अपने हाशिनों के माइंड में आता है, यार इसने तो मुझे अभी मार दिया था, एकदम से मार ही दिया था, बस मैं जिंदा बच गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको हरा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे उसे मोटिवेट करते हुए काइजू नंबर 10 कहता है, नहीं तुम गलत सोच रहे हो, हम उसे हरा सकते हैं। एक काम करते हैं, मेरी पावर को और तुम्हारी पावर को कंबाइन करके उसके ऊपर अटैक करें, फिर कैसा होगा। फिर तो जरूर से वो हार जाएगा और हम जीत जाएंगे। ये बात सुन के अपना होशिना एकदम से जाग उठता है और कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, हम ऐसा ही करेंगे। तभी काइजू नंबर 10 बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, हम कर पाएंगे। फिर होशिना कहता है कि मैं अगर अपने भाई को नहीं हरा पाया तो इसे तो ज़रूर से हरा सकता हूँ, बिकॉज ये बिल्कुल मेरे भाई की तरह पावरफुल है। इसको मैं ज़रूर से हरा के इसको मिट्टी में मिला दूंगा और मैं ये करके दिखाऊंगा। उसी के बाद यहाँ पे होशिना जाता है काइजू नंबर 12 के पास। इवन काइजू नंबर 12 उसके ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार अपना होशिना उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है और बोलता है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, इवन मुझे मेरी तलवारबाजी से तो कोई भी नहीं हरा सकता, और तुम्हारे जैसा डुप्लीकेट पर्सन, हाँ, मतलब कि काइजू तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। ये कहते ही वो अपने सूट के कमबैक पावर को अनलिस्ट कर देता है। ये सब कुछ देख के वहाँ तो सभी के सभी हैरान रह जाती है
बिकॉज इसकी कमबैक पावर पता है कितनी है, 100%। अब तो जरूर से काइजू नंबर 12 तो भाई चुटकियों में हार जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे काइजू नंबर 12 को, जो कि होशिना की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे होशिना काइजू नंबर 10 को बोलता है, तुम एक काम करो, तुम ना मेरे माइंड को रीड करो तो तुम्हें पता लगता रहेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो तुम भी वैसा ही करना, और बस इसको तो हम चुटकियों में हरा देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे होशिना अपनी न्यू स्वॉर्ड निकालता है, दो बड़ी बड़ी तलवारें निकालता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैसा ही यहाँ पे सेम काइजो नंबर 10 भी करता है, वो भी स्वॉर्ड्स निकाल लेता है। और उसके बाद जो यहाँ पे काइजो नंबर 12 की जो धुलाई होती है ना, मजा आ जाता है। तभी यहाँ पे होशिना धीरे धीरे करके उसकी गर्दन तक पहुंचने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे काइजो नंबर 12 भी बहुत ज्यादा तेज था भाई, वो तो अपनी पूछ आगे कर देता है, कभी कुछ कर देता है, तो यहाँ पे वो उसके पास जा नहीं पा रहे होते। लेकिन तभी यहाँ पे काइजू नंबर 10 ना बिल्कुल उसको हटाने के लिए उसके ऊपर पैरों पे, उसके हाथों पे अटैक्स करने लग जाता है। तभी यहाँ पे होशिना को भाई टाइम मिल जाता है, तो यहाँ पे वो काइजू नंबर 10 की पूंछ की हेल्प से उसके गर्दन तक चढ़ जाता है और फाइनली उसके गर्दन पे जोर से अटैक करता है। मतलब कि उसकी कोर तो गई भाई, काइजू नंबर 12 की कोर अब खत्म हो चुकी है, मतलब कि काइजू नंबर 12 अब मर चुका है। ये सब कुछ देख के यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि यस तुमने कर दिया होशिना, क्योंकि ये ना सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था काइजू नंबर 12 को हराना, जिसको बनाया है काइजू नंबर 9 ने। लेकिन होशिना ने ये सब कुछ कर दिखाया, तो सभी हूटिंग करते हैं, बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं टाचिका सिटी को, जहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला काइजू पूरी दुनिया को तबाह कर रहा होता है, जो कि है काइजू नंबर 14। ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी। हालांकि थर्ड डिवीजन के सारे मेंबर्स मिलके इसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इसको तो कुछ भी फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि इस काइजू ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली होती है, जिसकी वजह से कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब कि इस काइजू को पता है कि जहाँ जाएगा इसके साथ कुछ ना कुछ होगा, तो ये पहले से अपनी तैयारी शारी करके आया है भाई। इसीलिए यहाँ पे थर्ड डिवीजन के मेंबर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब हम इसे हराएंगे कैसे, इसको मारेंगे कैसे। अगर ऐसे ही रहा तो ये तो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। नहीं, हमें कुछ करना होगा। लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सलूशन तो जरूर से होता है। तभी यहाँ पे मीना आशिरो आ जाती है। किसी को भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसी के बाद यहाँ पे मीना आशिरो अपने टाइगर के साथ बहुत ही धांसू सी एंट्री मारती है भाई। लेकिन उसी के बाद हमें इसकी बैक स्टोरी भी बताई जाती है कि आखिरकार इसने यहाँ पे इस टीम को ज्वाइन कैसे किया था। यहाँ पे हम देखते हैं मीना और काफका को, ये दोनों ही मिलकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे काफका मीना से कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही हो, कोई बात है क्या। वो कहती है कि नहीं। तभी वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब कुछ बढ़िया ही होगा, तो टेंशन फ्री रहो। वैसे तुम सोच रहे होगे ना गाइस कि इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है, बिकॉज ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 5 बार एग्जाम दे चुका होता है, इसीलिए कॉन्फिडेंस तो भाई इसके अंदर कूट कूट के भरा होता है। खैर उसके बाद जब यहाँ पे मीना एग्जाम देती है तो भाई वो फर्स्ट एग्जाम में क्लियर कर जाती है, बिकॉज वो सिलेक्ट हो जाती है। और वो फर्स्ट टाइम में ही इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक करती है ना कि सभी के सभी हैरान रह जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे मीना को तो खुद पे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा कर दिया, मतलब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पावर है, मुझे तो पता ही नहीं था। उसी के बाद यहाँ पे मीना को एक बहुत बड़े होंजू के सामने खड़ा कर देते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे मीना को एक बहुत बड़ा वेपन भी दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम इस वेपन से या फिर जैसे मर्जी उसको होंजू को हराओ। तो यहाँ पे तो मीना बड़ी शॉक्ड हो जाती है कि यार मैं हराऊं, और वो भी इस इतने बड़े वेपन से, क्या सच में मैं ऐसा कर पाऊंगी। तो यहाँ पे अपनी मीना फाइनली उसके ऊपर अटैक कर ही देती है, हिम्मत लगा के। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट का सीन। तभी वो कहती है कि सेम फियर मुझे वैसा ही हो रहा है जैसे कि 1 साल पहले हुआ था, जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे इस काइजर नंबर 14 को हराना ही होगा, मुझे ऐसा करना ही होगा जो मेरे ऊपर बिलीव रखते हैं।
उनके लिए ही सही। तो चलो हो जाओ स्टार्ट। तभी यहाँ पे अपनी मीना पूरे जोरों शोरों से उस वेपन का यूज करती है। वेपन का यूज करते हुए काइजो नंबर 14 की शील्ड को ब्रेक कर देती है। इसी के साथ साथ वो उसको भी ब्रेक कर देती है। मतलब कि इसका काम तमाम, क्योंकि यहाँ पे मीना के सिर्फ एक अटैक से काइजो नंबर 14 के बीच में तो भाई होल हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पे सभी को किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा होता कि यार ये तो इतना पावरफुल था, मीना ने तो इसको चुटकियों में हरा दिया, क्या बात है। और सभी के सभी खुश हो जाते हैं कि फाइनली इसने कर दिखाया। तभी यहाँ पे एक पर्सन बोलता है कि फाइनली हमने कम से कम 5 नंबर वाले काइजूस को तो हरा ही दिया है, तो चलो जश्न मनाते हैं। भाई जश्न मनाने का माहौल ही हो जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात है। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ये था फर्स्ट टाइम, क्योंकि डिफेंस फोर्स ने फर्स्ट टाइम 5 नंबर वाले काइजूस को हरा दिया, और वो भी लगातार बिना किसी मिस्टेक के। लेकिन जहाँ पे खुशी होती है वहाँ पे दुख तो आ ही जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं काइजू नंबर 9 को, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। वो यहाँ पे एक ड्रोन को पकड़ के उन सभी को बोलता है ये तो अभी शुरुआत थी, आगे आगे देखो क्या होता है। साथ ही में ये भी बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे जितने भी काइजूस बनाए हुए हैं उन सभी को तुम मार दोगे, लेकिन तुमने ऐसा कर दिया। मतलब तुम मेरी टक्कर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल जो बन चुके हो, बिकॉज तुमने काफ़ी सारे काइजूस को हरा दिया, क्या बात है। ये तो वैसा ही हो गया जैसा कि मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मेरे पास है कुछ ऐसी पावर्स जो कि तुम्हें पता भी नहीं होंगी, क्योंकि मैं डिस्परेट और डिस्ट्रक्टिव पावर को हासिल करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तभी हम देखते हैं यहाँ पे काइजू नंबर 14 का कलर बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, एकदम ब्राइट सा कलर, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है, मतलब जिंदा हो जाता है। उसी के अंदर एक बहुत बड़ा टेलीपोर्टेशन गेट भी ऑन हो जाता है। उसी के अंदर जाता है यहाँ पे काइजू नंबर 9, और वो कहता है मीना शिरो, अब तुम नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पे मैं कब्जा करने वाला हूँ। लेकिन ये सब कुछ सुन के, ये सब कुछ देख के काफका और बाकी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं, बिकॉज अगर मीना को कुछ हो गया तो वो लोग क्या करेंगे, बिकॉज वो ही है इतनी ज़्यादा पावरफुल, जो कि किसी से भी नहीं डरती और सभी का डट के सामना करती है। काफका तो आगे भी आने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे नंबर 9 का काइजू बोलता है कि तुम लोग आगे आए तो तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हें तो मैं कुत्तों की मौत मारूंगा। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 यहाँ पे बहुत सारे काइजूस को बुला लेता है, जिनका लेवल होता है 8 भाई। तभी यहाँ पे सभी बोलती हैं अरे भाई अभी तो हमने बड़ी मुश्किल से नंबर 5 वाले काइजूस को हराया था, लेकिन अब ये कहाँ से आ गए, वो भी इतने सारे। हाँ क्या करेंगे हम लोग। और तो और ये सारे के सारे काइजूस ना साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे काफका बोलता है चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे मीना के पास जाना ही होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे काफका आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वहाँ पे खड़ा सामने का काइजू उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे अपना काफका बच जाता है उसके अटैक से। लेकिन काइजू को गुस्सा आ जाता है तो काइजू उसको एक जोर से मारता है और उसको नीचे करके उसके मुंह पे पैर रख देता है। मतलब भाई काफका ने उसको खत्म कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मीना को, जो कि काइजू से लड़ रही होती है, अपने आप को बचा रही होती है। यहाँ पे आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि यहाँ पे सभी से तो वो जीत जाएगी, लेकिन काइजू नंबर 9 से वो कैसे जीतेगी। भाई यही तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होगा आगे, क्या सच में ऐसा कुछ हो जाएगा कि काइजू नंबर मर जाएगा। वैसे उसका मरना तो नामुमकिन है, क्योंकि उसके जैसा अभी तक और कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मीना काइजू नंबर 9 के ऊपर काफ़ी अटैक्स करती है, वेपन्स का यूज़ करती है, लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 9 अपनी शील्ड का यूज़ करके काफ़ी इजीली बच जाता है। उसको तो एक खरोच भी नहीं लगी होती। लेकिन फिर यहाँ पे मीना को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही पावरफुल अटैक करती है। तो फाइनली यहाँ पे काइजू नंबर 9 की शील्ड टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है।
तभी वो बोलता है पावर तो है तुम्हारे अंदर, तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमने मेरी शील्ड को तोड़ दिया, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ तो तुम क्या करोगी, कैसे अटैक करोगी मेरे ऊपर, कुछ कर भी पाओगी। तो यहाँ पे एक सेकंड के अंदर काइजू नंबर 9 उसके पास आता है, उसका गला पकड़ के उसको ऊपर खींच देता है। मैं तुम्हें मार दूँ तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज तुम ही हो यहाँ पे जो कि काइजू उसको मार रही हो। अगर तुम्हें मार दूँ मैं तो तुम्हारी फोर्स का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? गाइस आपको क्या लगता है कि यहाँ पे काइजू नंबर 9 मीना को मार देगा या फिर उसको क्या करेगा उसके साथ? तो यहाँ पे हम देखते हैं काइजू नंबर 9 को, जो कि मीना को गले से उठा के कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे मीना के माइंड में चल रहा होता है अगर मुझे कुछ हो गया तो यहाँ पे डिफेंस फोर्स को कौन बचाएगा, और जो बड़े बड़े काइजूस हैं उनको कौन मारेगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा ताकि मैं इससे बच सकूं। लेकिन तब यहाँ पे काइजू नंबर 9 उसको एक केस के अंदर पैक करने लग जाता है, उसको बंद करने लग जाता है। ये सब कुछ देख के वहाँ के लोग सभी के सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो भी यही सोच रहे होते हैं यार कि अगर मीना को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, इसे बचाना होगा। तो वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ काफका भी आगे बढ़ने लग जाता है ताकि वो मीना को बचा सके किसी न किसी तरह। लेकिन यार उसके आगे तो एक और मुसीबत आ जाती है, बिकॉज वो बड़े जाइंट वाले काइजूस वो तो यहाँ पे शेल्टर्स को अपना निशाना बना रहे होते हैं, बिकॉज उसके अंदर होते हैं काफ़ी सारे इंसान। तो यहाँ पे उसको बचाना भी था, मीना को भी बचाना था और ऊपर से इन इंसानों को भी बचाना था। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो वो सबसे पहले सोचता है क्यों ना पहले मैं इन्हें ख़त्म करूँ, उसके बाद जाता हूँ मीना के पास। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मीना को और काइजू नंबर 9 को। यहाँ पे काइजू नंबर 9 मीना को पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें पता है कि तुम जैसे इंसानों की क्या गलती है, तुम तो किसी को बचाने के चक्कर में अपनों को ही खो देते हो और भी बहुत सारी चीज़ें खो देते हो। ये कहते ही वो यहाँ पे मीना को अपने केस में बंद कर लेता है और कहता है कुछ ही देर बाद तुम्हारी सारी की सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी और मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। ये सारी बातें सुन के वहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा। अभी तो काइजू नंबर 9 पहले से इतना पावरफुल है, अगर उसने मीना की सारी शक्तियाँ ले ली तो हम तो बिल्कुल नहीं बचेंगे और इस दुनिया की तबाही तो फिर तय है। तो यहाँ पे वो सभी के सभी डिसाइड करते हैं कि हम काफका को बोलते हैं, वो जाके मीना को बचाएगा। तो यहाँ पे वो काफका को बोलते हैं सेम ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे अपना काफका भी भाई कंफ्यूज हो जाता है कि मैं यहाँ पे इन काइजूस को मार के इन इंसानों को बचाऊँ या फिर मैं मीना को बचाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं। अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो ये मर जाएंगे, अगर मैं यहाँ से इन्हें बचाता हूँ तो वो मर जाएगी, क्या करूँ मैं। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे काफका को कुछ एनर्जी सी फील होती है, और पता है ये किसकी पावर होती है, ये होती है रेनो इचिकावा की। वो जैसे ही आता है ना उसके पास ना एक पावर होती है कि वो ना किसी भी चीज़ को ना बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे वो आइस पावर का यूज़ करके यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े काइजूस होते हैं ना उन सभी को जमा देता है। मतलब भाई अब तो वो बिल्कुल जमे रहेंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अब इनके पास है गोल्डन टाइम ताकि वो मीना को बचा सके। तो यस, अब ये जाएंगे मीना को बचाने के लिए। लेकिन एक सेकंड, क्योंकि यहाँ पे अपना काफका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है तुम मेरे लिए आए हो, थैंक यू यार, अगर तुम ना होते तो पता नहीं मैं क्या करता, मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। थैंक यू सो मच कि तुम मेरे लिए यहाँ पे आए। लेकिन तभी वो बताता है काफका सर मैं ही नहीं, यहाँ पे हमारी पूरी टीम आ चुकी है, आप ज़रा उधर नज़र घुमा के तो देखो। तभी हम देखते हैं गाइज यहाँ पे तो सच में उसकी पूरी फुल टीम आ चुकी होती है ताकि वो उन सभी को मार सके, आई मीन टू से काइजूस को मार सके। तभी यहाँ पे काफका कहता है कि ठीक है फिर मैं चाहता हूँ मीना को बचाने के लिए तुम यहाँ पे काइजूस को संभाल ही लोगे, तो चलो ठीक है मैं जाता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे रेनो कहता है नहीं मैं भी आपके साथ चलूँगा, जो काइजूस बीच में आएंगे ना उनको तो मैं बस एक मुक्के से ही हटा लूँगा, तो चलो हम दोनों चलते हैं। तभी यहाँ पे काफका भी मान जाता है। उसके बाद जैसे ही वो अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे काइजूस आते हैं उनके रास्ते के बीच में,
लेकिन ये दोनों ही उन दोनों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। उसी के बाद हमें यहाँ पे रेनो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं जब यहाँ पे अपना रेनो बहुत छोटा था ना, तभी उसके पेरेंट्स को, उसके भाई को यहाँ पे एक काइजू ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। इसीलिए वो अभी तक, मतलब छोटे से लेके अब तक जब वो बड़ा हुआ है, तो वो बस अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता था। तभी यहाँ पे उसको वही सीन याद आता है कि जब जब मेरे ऊपर कभी भी काइजू अटैक्स करते थे ना, तो ना यहाँ पे मेरे पास काफ्का आ जाता था हमेशा मुझे बचाने के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफ़ी बार, हर टाइम। तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे उनके साथ ही रहना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट का सीन। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे रेनो काफ्का के साथ कितना ज़्यादा अटैच हो चुका है। तो यहाँ पे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम जाएंगे मीना को बचाने के लिए, क्योंकि यार अगर उसने उसकी हेल्प की है तो ऑब्वियसली उसका भी तो बनता है ना कि वो काफ्का की हेल्प करे उसकी ज़रूरत पे। इसीलिए जो भी काइजू उसके सामने आता है ना, लाइक काफ्का के सामने आता है, तो यहाँ पे वो तो मतलब रेनो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से सभी पे अटैक्स करता है ना कि भाई वो सामने टिक ही नहीं पाते। तुम समझ सकते हो, तुम खुद ही देख लो यार। इसी के साथ साथ हमें काफ्का के बाकी के दोस्त भी दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे काइजू से बहुत ही गंदे तरीके से लड़ रहे होते हैं, उनको मार रहे होते हैं, भाई सूली में चढ़ा रहे होते हैं, और बनता भी उनका चढ़ाना। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे काइजू नंबर 9 का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं अपनी मीना को। यहाँ पे तो काइजू नंबर 9 ने मीना को अपने केस टाइप के अंदर अभी भी बंद करके रखा होता है। यहाँ पे मीना तो धीरे धीरे मर रही होती है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मीना के छोटे होते का सीन। जब यहाँ पे वो अंदर होती है पूरी अंधेरी रात में, तो उसके आसपास काफ़ी सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे काफ्का आ जाता है और कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम डर क्यों रही हो? एक काम करो, तुम मेरे साथ उधर साइड चलो, वहाँ पे कोई भी डेड बॉडी नहीं है और तुम बहुत अच्छा फील करोगी। और तो और तुम्हारे फेवरेट मीको भी तो वहीं पर है। तो ये सुनकर अपनी मीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है हाँ हाँ, चलो चलो हम चलते हैं। तो यार दोस्तों, मुझे पता है कि आप सोच रहे होगे कि आखिरकार ये मीको कौन है। तो यहाँ पे मीको है मीना का जो लॉइन है ना, उसका नाम है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे सच में मीको आ जाता है काइजू नंबर 9 से लड़ने के लिए। बिकॉज यार उसने अपने केस में बंद करके रखा होता है मीना को, तो उसको गुस्सा आएगा ही ऑब्वियसली। तभी यहाँ पे मीको काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 उसे बोलता है तुम तो मीना के वफादार हो ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे काइजू नंबर 9 उस मीको को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसकी तो हालत खराब कर देता है। इवन मीको तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता, तो उसकी सच में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मीना को वही छोटे होते का सीन। तो यहाँ पे ना उसके सामने होता है काफ्का और वो भी एक काइजू में कन्वर्ट होने लग जाता है। तभी यहाँ पे मीना डर जाती है और कहती ये क्या हो रहा है तुम्हें? क्योंकि यहाँ पे मीना अंदर ही अंदर लड़ रही होती है। तभी यहाँ पे उसको ये सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। और तो और यहाँ पे काइजू नंबर 9 ने जिनको जिनको मारा है केस के अंदर, वो सभी की शक्लें भी दिखाई दे रही होती हैं। और तो और यहाँ पे उसके केस के अंदर जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, वो सारे के सारे मीना के ऊपर हावी होने लग जाते हैं, उसको एकदम जकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मीना अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है। एक भी सेकंड वो चुप नहीं रहती, एक भी सेकंड वो रुकती नहीं है। वो अपने आप को बचाने की कंटिन्यूसली कोशिश करती रहती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, जिसके कारण वो हार मान लेती है और कहती है बस मुझे लगता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जो सोच रही थी वो मैं कर ही नहीं पाई। मैं काइजू नंबर 9 को नहीं हरा पाई, ये मेरी गलती है, मैं सच में कुछ नहीं कर पाई। ये ऐसी सोच रही होती है नेगेटिव बातें। लेकिन तभी यहाँ पे मीना को एक आवाज़ आती है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। और ये आवाज़ होती है काफ्का की। तभी यहाँ पे काफ्का अंदर जाता है और फटाफट मीना को बाहर ले आता है। हालांकि वो बेहोश तो होती है, लेकिन वो जिंदा बच जाती है। ये देख के डिफेंस फोर्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं मीना को देख के कि फाइनली हमारी मीना जिंदा है। लेकिन वो तो बच गई। लेकिन अभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 और काफ्का के बीच में एक धमाकेदार फाइट होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे काफ्का बोलता है काइजू नंबर 9 को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मीना को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की
और भी बहुत सारे लोगों को। अब तो तुम नहीं बचोगे। तब यहाँ पे काइजू नंबर 9 कहता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बहुत कुछ कर सकते हो? ये तो तुम दिन में सपने देख रहे हो, वैसे भी दिन में सपने देखने के कोई पैसे तो नहीं लगते ना। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, बिकॉज अगले एपिसोड में होने वाली है यहाँ पे काफ्का और काइजू नंबर 9 की फाइट, वो भी बहुत धमाकेदार। बिकॉज काइजू नंबर 9 भी बहुत पावरफुल है एंड अपना काफ्का भी बहुत पावरफुल है। अब तो इसकी फाइट देखने में और भी मज़ा आने वाला है, इसको लास्ट तक ज़रूर से देखना, बिकॉज ये सबसे बेस्ट फाइट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फाइनली काफ्का को, जो कि एकदम भागते 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 आता है काइजू नंबर 9 के पास और यहाँ पे मीना को बचा लेता है। ये सब कुछ देख के यहाँ पे डिफेंस फोर्स जितनी भी होती है ना, बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली काफ्का ने यहाँ पे मीना को बचा लिया। लेकिन अब तो मेन चीज स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे काफ्का और काइजू नंबर 9 की बहुत ही धमाकेदार फाइट होने वाली है। तो चलो देखते हैं। वैसे यार आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे काफ्का काइजू नंबर 9 को हरा पाएगा? क्या सच में काइजू नंबर हारेगा या फिर काइजू नंबर 9 ही काफ्का को हरा देगा? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताना। वेट यहाँ पे अपने काफ्का के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि पूरी डिफेंस फोर्स ने मेरे ऊपर उम्मीद लगाई हुई है, काइजू नंबर 9 को हरा दूंगा, उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा और मैं ये ज़रूर करके दिखाऊंगा। उसी के बाद यहाँ पे काफ्का और काइजू नंबर 9 दोनों ही आपस में भिड़ जाती है, एक दूसरे को मारने लग जाती है। और यहाँ पे डिफेंस फोर्स ही नहीं, पूरी की पूरी जापान देख रही होती है कि आखिरकार कौन जीतेगा, क्योंकि ये फाइट ना सच में उनके लिए एक इमोशन है। मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे यार कि पूरी जापान कैसे देख सकती है फाइट, बिकॉज यार ये फाइट ना लाइव चल रही होती है, टेलीविजन पे, फोन्स पे, हर एक जगह जापान के लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं, बिकॉज उनको जानना था भाई कि कौन जीतेगा, अपना काफ्का जीतेगा या फिर काइजू नंबर 9। क्योंकि अगर काइजू नंबर 9 जीत गया ना, तो फिर तो जापान का खल्लास भाई, वो पूरी दुनिया खत्म कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे अपना काफ्का जीत जाता है तो फिर तो इन सभी की इंजॉयमेंट है भाई, बिकॉज ये चाहते ही काफ्का को जिताना है। लेकिन देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे काइजू नंबर 9 काफ्का को बोलता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम मुझे इजीली हरा सकोगे, नहीं, तुम बिल्कुल एक ख्याली पुलाव बना रहे हो बस। ये बात सुनते ही अपना काफ्का अपने फुल पावर फॉर्म में आ जाता है और एकदम से जोर से पंच मारता है काइजू नंबर 9 के मुंह पे। लेकिन अपना काइजू नंबर 9 उस पंच को डॉज करते हुए अपने हाथ को आगे कर लेता है। लेकिन यहाँ पे उसका मुंह तो नहीं टूटा, लेकिन उसका हाथ जरूर से टूट के नीचे गिर जाता है। अब तुम समझ सकते हो कि उसका एक पंच कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर उसके मुंह पे लगता ना, तो भाई यहीं पे ख़त्म हो जाता काइजू नंबर 9। बट अभी तो नहीं हुआ, अभी उसका हाथ ही टूटा है। अब देखो क्या क्या टूटना बाकी है इसका। यार अगर तुम चाहते हो ना कि यहाँ पे काफ्का जीते, तो वोट फॉर काफ्का ज़रूर से लिखना कमेंट पे। तभी यहाँ पे काफ्का एक जोर से पंच मारता उसको उसके पेट पे, तो यहाँ पे काइजू नंबर 9 तो उड़ता उड़ता जाके बहुत दूर गिर जाता है। ये सब कुछ यहाँ पे बैठे हुए सभी के सभी लोग देख रहे होते हैं भाई, पूरी डिफेंस फोर्स, इवन यहाँ तक कि डायरेक्टर इटामी भी देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वो सोचते हैं और बोलते हैं कि अगर इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रही तो इस पूरी दुनिया का तबाह होना तो तय है, इन्हें हमें रोकना ही होगा। तभी हम देखते हैं भाई इन दोनों की फाइट तो अभी भी कंटिन्यूसली चल रही होती है, और वो भी बहुत टक्कर की, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की फाइट के कारण ना जितनी भी बिल्डिंग्स होती है ना, वो एक सेकंड में टूट जाती है। लेकिन इस फाइट को देखने से हमें ये तो पता लग जाता है कि यहाँ पे कौन किस पे भारी पड़ रहा है, बिकॉज अपना जो काफ्का है ना, उसके अटैक्स इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि यहाँ पे काइजू नंबर 9 उसके अटैक्स को सिर्फ डॉज कर पा रहा होता है, उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता, बहुत मुश्किल से करता है, वो तो अभी डॉज ही करने के लिए बिजी होता है। लेकिन तुम समझ रहे हो ना कि कौन यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे तो सभी के सभी उसको देख के हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि फाइनली काइजू नंबर 9 जाने वाला है। लेकिन यार मुझे तो लगता है कि यहाँ पे ना काइजू नंबर 9 गेम खेल रहा है। वो फिलहाल अभी काफ्का को थका रहा है, और जब वो थक जाएगा उसके बाद अपना काइजू नंबर 9 उसके ऊपर अटैक करने वाला है। मुझे तो उसकी यही स्ट्रैटेजी लगती है
बट आपको क्या लगता है यार, कमेंट में बताओ। और तो और पता है काफका यहाँ पे कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा होता है, स्वॉर्डन कमबैक टेक्निक का यूज कर रहा होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे काफका इतनी बुरी तरीके से अटैक कर पा रहा होता है। लेकिन तुम यहाँ पे काइजू नंबर 9 का भूल रहे हो भाई, क्योंकि यहाँ पे काइजू नंबर 9 के पास है डायरेक्टर इसाओ की काफी सारी मेमोरीज। यहाँ पे उसे पता लग जाता है कि आखिरकार ये काफका कर क्या रहा है। बस यहाँ पे डायरेक्टर इसाओ ने ना सबसे पहले इस टेक्निक को मास्टर किया था। उसी के बाद यहाँ पे काइजू नंबर 9 काफका के ऊपर बहुत तेजी से अटैक्स करने लग जाता है। इवन उसके अटैक्स को डॉज भी कर पा रहा होता है। उसके बाद उसके मुंह पे एक जोर से मुक्का मारता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। तभी यहाँ पे काफका बताता है उसे, जो तुम टेक्निक का यूज कर रहे हो ना मेरे ऊपर, इसको तो मैं पहले से ही जानता हूँ, बिकॉज मेरे पास है इसाओ की मेमोरीज, तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। उसी के बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइस कैप्टन होशिना काफका को एक नई टेक्निक सिखा रहा होता है, जिसका नाम होता है होशिना स्टाइल कम बैक टेक्निक। क्योंकि यार उसको भी पता है कि यहाँ पे काइजू नंबर 9 को सारी की सारी मेमोरीज याद है, तो जो मुझे टेक्निक्स आती है ना वो तो उसको भी आती होंगी, तो मुझे टेक्निक का यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए इस टेक्निक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे होशिना ने काफका को सिखा दिया था। तो खैर अब तुम समझ ही गए होगे कि जो उसने सीखी है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, और जो यहाँ पे काइजू नंबर 9 को पता है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। तो ये थी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी। तो हम आते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पे हम देखते हैं काफका और काइजू नंबर 9 को, जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे काफका अपनी टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देख के ना काइजू नंबर 9 बोलता है, इस टेक्निक को तो मैं काफी इजीली डॉज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में सब पता है। लेकिन यहाँ पे काफका भी कम नहीं था, वो तो इस टेक्निक को थोड़ा सा चेंज करके उसके मुंह पे एक जोर से पंच मारता है। भाई ये तो उसके लिए उल्टा हो गया, जिसके कारण यहाँ पे काइजू नंबर 9 बिल्कुल भी उसको नहीं सह पाता और वो बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। मतलब जान से नहीं मारा जाता, बहुत बुरी तरीके से उसको लगती है, क्योंकि उसको ये अनएक्सपेक्टेड था, उसको पता ही नहीं था इसके बारे में प्रॉपर। और तो और भाई सबसे मेन पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे ना काइजू नंबर 9 की कोर बाहर आ जाती है, जो कि डिफेंस फोर्स भी देख पा रही होती है, और वो सोचते हैं और बोलते भी हैं, काफका तुम कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम इसको बहुत बहुत इजीली मार सकते हो, तो जल्दी से मार दो, इसको खत्म कर दो। ये सारी बातें सुन के अपना काफका भी कहता है, हाँ बिल्कुल सही मौका है, मुझे करना ही होगा। तभी वो उस पर अटैक करने के लिए जाता ही है, लेकिन तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से एक एनर्जी से निकालता है और ब्लास्ट कर देता है। भाई ये सब कुछ देख के सभी हैरान हो जाते हैं कि एकदम से इस पे इतनी पावर आई कहाँ से। ऊपर से वो तो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है, जो उसकी कोर दिख रही थी वो भी हाइड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे वो काफका के ऊपर अटैक्स करने लग जाता है। भाई तुम सोच नहीं सकते वो कितना गंदा अटैक करता है, बिकॉज यहाँ पे काफका नीचे जमीन में धंस जाता है। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है उसे, तुम नहीं जानते मुझे तुम तो एक इंसान हो और मैं हूँ एक काइजू, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और वैसे भी मैंने इंसानों के लिए बहुत रिसर्च की है, तो मुझे सब पता है कि इंसान कैसे मर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और वैसे भी इंसानों को मारने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और तुम्हें ही मारने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। अब तो मज़ा आएगा। और पता है क्यों? क्योंकि तुम जैसे इंसानों के पास दिमाग ही नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंसान है वो सभी के सभी अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए अच्छाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। और तो और इन्होंने अपने रहने सहने के लिए कानून बनाए हुए हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है। ह्यूमंस आर ट्रूली ग्रेट क्रिएचर्स। गाइस अगर तुम्हें इस लाइन का मतलब पता है तो ज़रूर से कमेंट में लिखना, नहीं तो मैं कमेंट पिन कर दूंगी, आप देख लेना। बिकॉज ये लाइन ना सबसे बेस्ट लाइन है मेरे को लगता है, बिकॉज यार ये लाइन में बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत चीज़ें हैं जो कि उसने सही भी कही है। तो तुम्हें अगर तुम एग्री करते हो ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। खैर उसी के बाद वो कहता है, मैं इंसानों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, उनकी एक एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ताकि मैं उसके बाद इस पूरी इंसानी दुनिया में कब्जा कर लूँ। उसके बाद बस मैं उनको एक दिमाग दूँ, और वो भी मैं अपनी मर्जी से चलाऊँगा।
बस इंसान मेरी काबू में रहने चाहिए, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, बस बस कुछ टाइम और उसके बाद ये सारी की सारी इंसानी दुनिया होगी मेरी मुट्ठी में। यहाँ पे अपना काफका ये सब कुछ सुन रहा होता और कहता है बस अगर मैंने इसे अभी नहीं खत्म किया, अगर इसे नहीं रोका तो ये आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है जो कि बहुत बुरा होने वाला है सभी के लिए। बस अब मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना काफका काइजू नंबर 9 के ऊपर एक जोर से अटैक करता है, लेकिन अब यहाँ पे काइजू नंबर 9 बहुत पावरफुल बन चुका है क्योंकि वो तो उसके अटैक को बहुत इजीली डॉज कर पा रहा होता और उसके बाद वो अपनी बॉडी को एकदम बड़ा सा बना लेता है। मतलब अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसके 2-2 पीसेस हो जाते हैं। अब तुम समझ रहे हो ना कि स्टार्टिंग में उसने क्या किया था। मतलब स्टार्टिंग में वो अपने आप को लो दिखाना चाह रहा था कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं डॉज कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम उसकी असली पावर देखो यार। वो एक मतलब माइंड से खेल रहा था गेम कि पहले मैं इसको हराऊंगा, लाइक उसको मैं थका दूंगा, उसके बाद मैं अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा। तो वो जो कि कर भी रहा है ये सब कुछ। लेकिन यार अब यहाँ पे काफका ना बहुत ज़्यादा डर चुका होता है क्योंकि यार उसकी बॉडी देख के उसकी जो हरकतें वो कर रहा होता है बहुत डेंजरस लग रही होती है। तब यहाँ पे काइजू नंबर 9 ना काफका के ऊपर मुक्के बरसाने लग जाता है, उसकी बहुत पिटाई करता है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम अपने वाइस कैप्टन होशिना को, जो कि कहता है कि काफका तुम तो बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हो और ये काइजू नंबर 9 ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है क्योंकि इसने 10 मिनट से ज़्यादा अपनी काइजू फॉर्म ली हुई है। अगर ये ज़्यादा देर तक ऐसे रहा तो ये कभी भी इंसानी रूप में नहीं आ पाएगा, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे काफका को, जो कि यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके काइजू नंबर 9 की कोल लेनी है ताकि मैं उसको मार सकूं। लेकिन तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 यहाँ पे काफका के ऊपर जोर से अटैक करता है, जिसके कारण यहाँ पे अपने काफका की हालत बहुत बुरी हो जाती है, इवन उसकी तो कोर भी दिखने लग जाती है। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 उसकी कोर निकाल लेता है। ये देख के यहाँ पे सभी के सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है बिकॉज उन्होंने सोचा कुछ और था और हो कुछ और रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस फोर्स सच में बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है कि अब क्या होगा। और जाते जाते यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है काफका तुम्हें बोला था ना मैंने कि मुझसे पंगा मत लो, अब तो तुम्हारा खेल खत्म। भाई ये देख के तो मुझे भी लगा था कि ये खेल खत्म हो गया, मतलब अपना काफका तो चला गया। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपनी मीना की, जो कि एक अटैक करके यहाँ पे काइजू नंबर 9 के हाथ को ही काट देती है। मतलब तुम समझ गए कि यहाँ पे वो काफका को बचा लेती है फाइनली। तभी यहाँ पे मीना काफका के पास जाती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। उसी के बाद हमें यहाँ पे काफका और मीना की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे मीना काफका से कहती है आखिरकार तुम बनना क्या चाहते हो, तुम्हारा ड्रीम क्या है। तभी यहाँ पे काफका बताता है मैं एक ऐसा ऑफिसर बनना चाहता हूँ जो कि डिफेंस फोर्स के कमबैक सूट को पहनते ही उसकी 99% पावर को अनलिस्ट करूंगा। ऐसा करते ही मैं इस हिस्ट्री का सबसे पहला ऑफिसर बन जाऊंगा और जो देख के सभी मुझे प्राउड करेंगे। और मैं ब्लेड मास्टर और ना मैं एक बार में 10,000 काइजूस को मार गिराऊंगा। बस इतना ही चाहता हूँ मैं, मेरा यही ड्रीम है। और तुम बताओ मीना, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या ड्रीम है। तभी यहाँ पे मीना बताती है मैं भी एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऑफिसर बन के सभी को प्रोटेक्ट करूंगी काइजू से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे होते हुए कोई भी इंसान मरे। तो मैं उन सभी को बचाऊंगी, उन सभी के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। ये बात सुन के काफका कहता है तो चलो ठीक है, आज के बाद से हम दोनों ये प्रॉमिस करते हैं कि हम बड़े होके ऑफिसर्स बनेंगे और दोनों मिलके सभी इंसानों को बचाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। उसी के बाद अब आती है स्टोरी प्रेजेंट में, जहाँ पे सच में काफका और मीना होती है। तभी यहाँ पे मीना काफका से कहती है वैसे तो बात सच है कि तुमने मुझे कहा था कि हम दोनों मिलके काइजूस को मारेंगे, और मुझे लगा नहीं था कि ऐसा सच में हो पाएगा, लेकिन देखो तो सही, हम सच में एक काइजू को मारेंगे, वो भी मिलकर। उसी के बाद यहाँ पे काइजू नंबर 9 भी उनके सामने आ जाता है। हालांकि उसके अब 2 सिर हो चुके होते हैं, लेकिन गाइस अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे है मीना, काफका और काइजू नंबर 9। काइजू नंबर 9 तो अकेला है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, ये मत भूलना। लेकिन यहाँ पे मीना भी बहुत पावरफुल है, काफका भी। भाई अब तो और भी मजा आने वाला है। दोनों के सामने आके खड़ा हो जाता है, उसके
तो दो दो सिर हो जाते हैं, एक तो उसका खुद का और एक काइजो नंबर 9 का। भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है ये। तभी ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें इसे मिलकर हराना होगा। ये बात कहते ही यहाँ पे काइजो नंबर 9 इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यार वो तो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है, तो ये दोनों तो बस उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहे होते हैं। हालांकि ये उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे होते। तो यहाँ पे दोनों सोचने लग जाते हैं, यार आखिरकार हमें करे करे तो करे क्या। तभी यहाँ पे काफका मीना को बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, देखो एक काम करते हैं, तुमने इसका ध्यान भटकाओ और तभी मैं मौका देख के इसकी कोर निकाल लूंगा, तभी हम इसको हरा सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी यहाँ पे अपना काफका यहाँ पे काइजो नंबर 9 के सामने जाता है, उसको जोर से पंच मारता है। लेकिन यहाँ पे काइजो नंबर 9 उसके अटैक्स को काफी अच्छे से डॉज कर लेता है। उसका तो भाई वो बाल भी बांका नहीं कर पाया होता। लेकिन ये मौके का फायदा उठा के यहाँ पे मीना अपनी गन से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। तभी यहाँ पे काफका भी सोचता है, हाँ ये बिल्कुल सही कर रही है मीना। अभी यहाँ पे काफका तो और ज्यादा उससे पंगे लेने लग जाता है, उसको ऊपर अटैक्स करता है ताकि उसका ध्यान पूरा का पूरा उसके ऊपर जाए। तभी यहाँ पे मीना पीछे से अपनी गन से उसके ऊपर वार कर रही होती है। ये देख के अपना काइजो नंबर 9 समझ जाता है कि मुझे कुछ और करना होगा, नहीं तो ये दोनों मुझे इजीली हरा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उसी के बाद यहाँ पे काइजो नंबर 9 एक ऐसा अटैक करता ना भाई कि यहाँ पे मीना और काफका ने कभी सोची भी नहीं थी। इवन यहाँ पे तो डिफेंस फोर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती, ये कैसे, मतलब ऐसा अटैक अभी तक किसी ने भी नहीं किया था, न काइजो नंबर 2 ने, न काइजो नंबर 8 ने, किसी ने भी नहीं। ये फर्स्ट टाइम काइजो नंबर 9 ने इतना खतरनाक अटैक किया था, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बाहर। तो यहाँ पे काफका समझ जाता है कि ये पूरे फुल गुस्से में है और ये सिर्फ काइजो नंबर 9 की पावर्स को ही नहीं यूज कर सकता, ये तो काफी सारे काइजोस की पावर्स को यूज कर सकता है। और यहाँ पे भाई वो तो पूरे गुस्से में आ जाता है और अटैक्स करने लग जाता है जोरों से। तो ये दोनों समझ नहीं पाते यार अब हम करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे काइजो नंबर 9 तो काउंटर अटैक्स करने लग जाता है। वो तो भाई मीना को एक मुक्का मार के जोर से बहुत दूर फेंक देता है और यहाँ पे काफका को उसको उठा के तो बिल्डिंग पे दे मारता है भाई। उसी के बाद यहाँ पे अपना काफका बैकअप प्लान रिवील करता है भाई। असल में आप सोचोगे यार ये कौन सा बैकअप प्लान, नहीं पता ना, तो चलो मैं बताती हूँ आपको। आई होप आपको ये चीज़ तो याद ही होगी, जब अपना काफका एक छोटे से काइजो की वजह से काइजो नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो पाया था, और जब काफका डायरेक्टर एसाऊ से फाइट कर रहा होता है तभी यहाँ पे उसकी तो आंखें एकदम से रेड हो गई थी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखने लग गया था। याद है ना आपको वो सीन, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वो अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था, मतलब वो जो चीज़ें नहीं भी करनी थी ना वो चीज़ें कर रहा था। और ये सब कुछ हुआ था ये छोटे वाले काइजू की वजह से। इसीलिए अपना काफका यहाँ पे काइजू वाली पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है ना जब, तो यहाँ पे जो छोटा वाला काइजू है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, मतलब वो ना उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लग जाता है, जो कि उसको बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देता है, बिकॉज वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पे अपना काफका सोच लेता है कि मैं इसी फॉर्म को काइजो नंबर 9 से लड़ने के लिए यूज़ करूँगा, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, नहीं तो मैं इसको मार नहीं पाऊँगा, बिकॉज ये अग्रेशन में है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, तो मुझे इस फॉर्म को अपनाना होगा। तो यहाँ पे अपना काफका सोचता है कि मुझे इस फॉर्म को अपनाना होगा अगर मुझे काइजो नंबर 9 को हराना है तो, क्योंकि अगर ये फॉर्म अपनाएगा नहीं तो यहाँ पे काइजो नंबर 9 पहले से ही बहुत एग्रेशन में है और वो बहुत कुछ कर रहा है, तो उसको हराना नामुमकिन है। तो यस, वो इस फॉर्म को अब अपनाने वाला है। इसी के बाद फाइनली अपना काफका यहाँ पे अपनी काइजू वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भाई वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और तभी वो यहाँ पे अपना टाइम बिना वेस्ट करे मीना को बोलता है कि तुम मुझे पीछे से बैकअप देना, क्योंकि मैं अब इस फॉर्म में काइजो नंबर 9 को हरा कर ही आऊँगा। उसके बाद वो जाता है यहाँ पे काइजो नंबर 9 के सामने। उसके बाद जो इनकी फाइट होती है भाई बहुत टक्कर की, बिकॉज यहाँ पे काइजो नंबर 9 भी बहुत पावरफुल है और अब ये तो और भी ज़्यादा पावरफुल है। अब देखना तो ये है कौन किसको मारेगा और कौन जीतेगा, देखते हैं आगे। कुछ देर बाद यहाँ पे काफका काइजो नंबर 9 का तो भाई एक हाथ ही काट देता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मीना अपनी गन का भाई इतनी ज़ोर से शूट करती है ना, लेकिन यहाँ पे अपना काइजो नंबर 9 भी कम नहीं था, बिकॉज यहाँ पे उसने अपने आसपास एक शील्ड बना ली थी, जिसकी वजह से मीना उसको कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो उससे तो बच गया, लेकिन काफका उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर चुका होता है।
हालांकि वो तो उसकी कोर भी निकालने वाला होता है, लेकिन फिर यहाँ पे काइजू नंबर 9 ना फिर से अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफका भी उसको टच नहीं कर पा रहा होता। लेकिन वो सोचता है, कब तक शील्ड बना के रखोगे, अब तो मैं इसे तोड़ दूंगा। उसी के बाद यहाँ पे काफका इतनी जोर से अटैक करता है ना काइजू नंबर 9 पे, भाई उसकी तो कोर सच में बाहर आ जाती है। नहीं 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 नहीं, वो मतलब बाहर नहीं आई होती, क्योंकि यहाँ पे उसकी कोर उसकी बॉडी के अंदर से दिख तो रही होती है, लेकिन वो वहाँ पे ब्रेक हो चुकी होती है। तभी मुझे लग रहा है गाइस, यहाँ पे अब काइजू नंबर 9 का खेल तो खत्म, बिकॉज यहाँ पे अपना काफ का ही बहुत है इसके लिए। लेकिन तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 को पता नहीं क्या होता है, वो यहाँ पे काफका को बोलता है कि चलो हम कुछ बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तभी हम देखते हैं यहाँ पे काफका तो किसी और ही डायमेंशन में आ जाता है। मतलब ये दोनों पुरानी बातों को ताज़ा कर रहे होते हैं, जहाँ पे काफका नोटिस करता है कि वो तो एक बहुत ही बड़ी बैटलफील्ड में है। उसके आसपास के लोग तो नीचे ज़मीन पे मरे हुए हैं। उसी के सामने खड़ा होता है छोटा वाला काइजू, भाई काइजू नंबर 9। वो यहाँ पे कहता है काफका से, मुझे तो लगा था कि ये सब कुछ एक सपना है, एक डेस्टिनी है, ये बस एक इमेजिनेशन है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ तो पहले से ही प्लान्ड है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे भी मैं कुछ देर का ही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इंसानों को समझूं, उनके बारे में जानूं सब कुछ, बिकॉज इंसान सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन तभी यहाँ पे काफका कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मीठी मीठी बातों से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ज़रूर इसमें कोई ना कोई तुम्हारी चाल ज़रूर सी होगी। लेकिन तभी काइजू नंबर 9 बोलता है, नहीं, मैं अब क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पास तो बस कुछ सेकंड्स बचे हैं जिसमें मैं तुमसे बातें करना चाहता था। फिर यहाँ पे काफका बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हारे पीछे से ये क्या अजीब सा निकल रहा है? तो तभी हम देखते हैं यहाँ पे काइजू नंबर 9 तो मर चुका होता है, लेकिन उसकी बॉडी में से कुछ अजीब सा बीस्ट सा, मतलब कुछ डेंजरस सा निकल रहा होता है। और वो पता है क्या बोलती हैं कि काइजू नंबर 9 की कोर तो टूट चुकी है और अब जो चाहे वो हम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि अपना काफका अपनी खतरनाक वाली काइजू वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। लेकिन हाँ, वो इस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक रह सकता है। अगर वो 1 मिनट से ज़्यादा रहा तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा, बिकॉज उसके बाद उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और वो किसी को भी मार सकता है। इवन उसके सामने मीना ही क्यों ना आ जाए, कोई भी आ जाए, वो उसको मार देगा, बिकॉज उसकी बॉडी ना उसके कंट्रोल में रहेगी ही नहीं। तो अब देखना तो ये है कि क्या वो 1 मिनट के अंदर अंदर काइजू नंबर 9 को मार पाएगा या फिर नहीं। तो चलो देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तभी यहाँ पे अपना काफका इतनी जोर से अटैक करता है ना काइजू नंबर 9 के ऊपर कि यहाँ पे उसकी कोर बाहर दिखने लग जाती है। और उसके बाद फिर से अटैक करता है अपना काफका उसके ऊपर। उसके बाद उसकी कोर तो भाई ब्रेक हो जाती है और इवन उसके मुंह से तो खून भी निकलने लग जाता है। मतलब काफी हद तक वो मर चुका है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने काफका को, जो कि एक बहुत ही अजीब से डायमेंशन में आ चुका होता है और इसके आसपास तो काफी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ पे उसके सामने होता है अपना छोटा वाला काइजू नंबर 9, जो कि बहुत पुराना था। मतलब उसके पास ज्यादा कोई पावर्स नहीं थी तब। तभी वो यहाँ पे बोलता है काफका को, मैं तो सोचता था जो ये सब कुछ हो रहा है वो तो शायद ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ये तो सब कुछ प्लान था। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे कोई प्लान करके करता होता है। लेकिन अगर अब मैं मर जाऊंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज का दुख रहेगा, क्योंकि मैं इंसानी दुनिया को देखना चाहता था, उन्हें फील करना चाहता था, क्योंकि मुझे इंसानी दुनिया, इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। लेकिन खैर, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पे काफका बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ज़रूर से इसके पीछे कोई ना कोई तुम्हारी चाल है। तभी यहाँ पे वो बोलता है, नहीं, मेरी कोई भी चाल नहीं है, वैसे भी कुछ सेकंड्स के बाद मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पे काफका कहता है, अच्छा अगर ये बात सच है तो तुम्हारी बॉडी के पीछे से कुछ अजीब सा क्यों निकल रहा है? यहाँ पे काइजू नंबर 9 कुछ कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं यहाँ पे काइजू नंबर 9 खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी बॉडी में से कुछ अजीब सी चीजें निकल रही होती हैं, जो कि कहती हैं अब तो काइजू नंबर 9 भी नहीं रहा, उसकी कोर तो खत्म हो चुकी है। उसके बाद अब हम
कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि आखिरकार ये है क्या? तो मैं बताती हूँ, यहाँ पे ये काइज़ू की रियल फ़ॉर्म है। बिकॉज़ अब तक जो काइज़ू नंबर 9 अपनी फ़ॉर्म दिखा रहा था ना, तो वो तो उसकी डुप्लीकेट थी, बट ये उसकी रियल फ़ॉर्म्स हैं कि कैसा वो रियल में दिखता था। क्योंकि असल में यहाँ पे काफ़्का ने जिस कोर को ख़त्म किया है, वो तो उस डुप्लीकेट बॉडी की कोर थी। मतलब जो बॉडी थी उसका नाम ही काइज़ू नंबर 9 था, लेकिन अब जो उसकी बॉडी में से रियल चीज़ निकली है, भाई वो तो बहुत पुराना काइज़ू है, जिसका नाम भी अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी ये सब कुछ देख के अपना काफ़्का सोचने लग जाता है, अरे यार ये तो वही है, ये तो वही जिसका नाम है दी मैरिगी मोगा मोरा। भाई ये तो बहुत पुराना काइज़ू है, और ये तो देखते ही देखते काफ़्का की पूरी बॉडी में बस आर पार हाथ कर देते हैं भाई। मतलब तुम समझ सकते हो कितने ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि यहाँ पे तो अपना काफ़्का मीना दोनों ही शॉक्ड में होते हैं भाई, अभी एक को खत्म किया है और ये दूसरा कहाँ से आ गया, वो भी इतने सारे। ओ भाई साहब, अब क्या होगा इन लोगों का, ये तो आपको आगे देखना पड़ेगा गाइज। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे काइज़ू नंबर 9 की एक बैक स्टोरी। पहले तो मुझे लगता था कि मैं एक छोटा सा वीक सा मॉन्स्टर हूँ, इसीलिए मैं इंसानों से बहुत दूर रहता था, उनके पास तक नहीं जाता था ताकि वो मुझसे डर ना जाएं। लेकिन टाइम के हिसाब से धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट तो इंसानों में बढ़ता ही गया, बहुत ज़्यादा। मैंने तो उनके बारे में बहुत स्टडी भी की है, जिसके कारण मुझे पता लगा कि मैं इंसानों से तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, वो तो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तब से मैंने इंसानों से डरना छोड़ दिया, और मैं तो अब एक इंसानी बॉडी भी बना सकता हूँ। उसी के बाद से यहाँ पे काइज़ू नंबर 9 ने जब वो छोटा था ना, उसके बाद से यहाँ पे उसने इंसानों को मारना स्टार्ट कर दिया था। मतलब यहाँ से उसने विलन बनने का ठान लिया था। खैर उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने काइज़ू नंबर 9 को। भाई वो तो बिल्कुल न्यू फॉर्म में आ चुका होता है। मतलब पहले वाला काइज़ू नंबर 9 और अब के काइज़ू नंबर 9 में बहुत डिफरेंस था। अब तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल, और भी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर तो देखो भाई, कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। ये देख के डिफेंस फोर्स तो भाई पूरी डर जाती है कि अभी एक काइज़ू नंबर 9 को ख़त्म किया है, और ये मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि एक काइज़ू को मारने से उसी की बॉडी से एक और काइज़ू आ गया। भाई ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तभी यहाँ पे वो काइज़ू नंबर 9 तो अपनी आइज़ की लेज़र से ही काफ़्का के एक हाथ को ही डैमेज कर देता है, ब्रेक कर देता है, और काफ़ी हद तक तो उसकी कोर को भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। मतलब भाई तुम देख रहे हो, उसने लेज़र से ही, अपनी आइज़ की लेज़र से इतना सारा कुछ कर दिया। तो मुझे तो लग रहा है कि वो काफ़्का को बस ऐसे ही चुटकी मारते ही निपटा देगा भाई, सभी को निपटा देगा। क्या लगता है यार आपको, कमेंट में बताओ। क्योंकि यार यहाँ पे काइज़ू नंबर 9 ने, जो न्यू वाला काइज़ू नंबर 9 है, उसने यहाँ पे अपने काफ़्का को इतना ज़्यादा मारा होता है ना भाई, इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया होता है कि वो तो यहाँ पे मतलब खड़े होने के लिए भी उसको सोचना पड़ रहा है भाई, वो हिल भी नहीं पा रहा। इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है, तो फाइट वो कहाँ से ही कर पाएगा। बस उसको एक छोटा सा और अटैक किया ना, वो तो भाई गया। तभी यहाँ पे ये सब कुछ देख के मीना आ जाती है, और यहाँ पे वो अपनी गन से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, काइज़ू नंबर 9 के ऊपर। लेकिन तभी तभी यहाँ पे काइज़ू नंबर 9 उसे देख लेता है, और एक छोटे से हमले से ही उसको बहुत दूर गिराता है। तो यहाँ पे अपनी मीना भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे काइज़ू नंबर 9 बोलता है, आज तक मुझे कोई भी नहीं हरा पाया, तो तुम छोटी सी मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। और भाई यहाँ पे वो मीना को फिर से अपने एक केस के अंदर बंद करने लग जाता है। अब तो यहाँ पे काफ़्का भी नहीं उसको बचा पाएगा, क्या होगा मीना का। लेकिन यार कोई नहीं होता तो उसका भगवान साथ होता है। तो यहाँ पे ना अपना होशियार आ जाता है, जो कि अपनी मीना को बहुत ही इजीली बचा लेता है। लेकिन ये सब कुछ देखते काइज़ू नंबर 9, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत ज़्यादा अटैक्स करने लग जाता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपनी मीना उसके ऊपर अटैक्स करने लग जाती है। लेकिन मुझे लगता है शायद ये दोनों भूल रहे हैं कि भाई वो पुराना वाला काइज़ू नंबर 9 नहीं है, अब ये तो उसकी अलग ही लेवल है भाई, वो तो अब जल्दी मरेगा ही नहीं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे ना वो दोनों के ऊपर अटैक्स करने लग जाता है। तभी ये दोनों समझ आते हैं कि हमें जितना हो सके इससे बचना होगा, इसको डॉज करना होगा। तभी होशिना अपने मन ही मन में कहता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका निपटारा करने के लिए।
लेकिन तभी यहाँ पे वो मीना को बोलता है तुम जाके काफका को सेव करो, यहाँ पे मैं इसको संभाल लूंगा। लेकिन तभी मीना कहती है तुम्हें पता है ना कि वो पहले वाला काइजू नंबर 9 नहीं है, अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे अकेले हैंडल कर भी पाओगे। तभी यहाँ पे अपना होशिना बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, तभी मैं अपने साथ किसी और को भी लेकर आया हूँ। तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वो तो होता है कैप्टन गन नारुमी। ये देखकर भाई डिफेंस फोर्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वो हूटिंग करने लग जाते हैं, बिकॉज उनको बिलीव होता है कि भाई अब ये बंदा आ गया है ना तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब काइजू नंबर 9 हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, बिकॉज ये बंदा उसको डिफेंस कर सकता है भाई, इसको उड़ा सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये दोनों मिलकर काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक्स करने लग जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डिफेंस फोर्स के पर्सन्स ये भी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे नारुमी होता है वहाँ पे तो सब कुछ सही हो जाता है, बिकॉज इससे सभी बहुत डरते हैं। तो गाइस तुम हिसाब लगा ही सकते हो कि भाई ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यार यहाँ पे नारुमी ना सबसे खतरनाक खतरनाक अटैक्स करता है उस काइजू के ऊपर, लेकिन वो तो हर एक अटैक्स को ना भाई डॉज कर रहा होता है। इवन होशिना भी कर रहा होता है तो उसके भी अटैक्स को वो बहुत इजीली डॉज कर रहा होता है। लेकिन यार एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है जो कि शायद तुमने सोची भी नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें पता है ना अब काइजू नंबर 9 जो न्यू वाला है उसके पास कितने सारे हाथ हैं। तो यहाँ पे वो होशिना की नारुमी की जितनी भी ब्लेड्स होती है ना जो अटैक्स कर रहे होते हैं वो उनको तो अपने ऐसे हाथों से पकड़ लेते हैं जैसे हम मच्छर नहीं पकड़ते, भाई वैसे पकड़ लेते हैं। भाई उनकी तो मुझे लगता है उनकी भी लंका लगने वाली है। खैर उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने काफका को, क्योंकि यहाँ पे उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट वो मर ही चुका होता है, बिकॉज उसकी कोर को काइजू नंबर 9 ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो तो अब पानी के अंदर जा रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि मुझे फाइट करनी है, मुझे उस काइजू नंबर 9 को हराना है, मैं ऐसे ही तो हार नहीं मान सकता, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे उसके सामने एक सोल्जर आता है, समुराई सोल्जर। वो ना यहाँ पे काफका को एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे समुराई की एक बहुत बड़ी सेना मिलकर एक बहुत बड़े काइजू से लड़ रही होती है। और ये काइजू पता है कौन है, ये तो काइजू नंबर 9 ही होता है। तो भाई सच में यहाँ पे अपना काफका ना समुराई सोल्जर में कन्वर्ट हो चुका होता है, ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, और उसके हाथ में एक बड़ा सा भाला टाइप कुछ होता है। लेकिन यार उसको तो वो हैंडल करना ही नहीं आ पा रहा होता, वो तो उसे पकड़ ही नहीं पा रहा होता। तभी उसके सामने दिखता है एक पर्सन जो कि बिल्कुल वाइस कैप्टन होशिना की तरह लग रहा होता है। वो यहाँ पे अपने काफका को बोलता है तुम्हें तो कुछ पकड़ना ही नहीं आ रहा, अगर तुम्हें भाला ही पकड़ना नहीं आ रहा तो तुम फाइट कैसे करोगे, कैसे लड़ोगे उस काइजू से, मुझे बताओ जरा। वैसे यार एक बात तो है ये सोचने वाली, आखिरकार ये समुराई फैमिली में इसको क्यों दिखाया गया है ना, आई थिंक इनका कोई कनेक्शन है, वो तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन उसी के आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये जितने भी सोल्जर्स थे ना ये तो इतने बड़े वाले काइजू का कुछ कर ही नहीं पा रहे होते। इवन वो काइजू तो यहाँ पे कितने सारे सोल्जर्स को मार देता है और बहुत मारते 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 सभी को खत्म कर देता है। लेकिन बस यहाँ पे अपना काफका बचा होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। और जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे मरे होते हैं ना उनकी सोल से मिलकर ये छोटा वाला काइजू बना था, जिसके बाद यहाँ पे काफका के मुंह में उसने जाके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था काइजू नंबर 8 में। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये सब कुछ हमें क्यों दिखाया गया, बिकॉज यहाँ पे हमें ये क्लियर करवा रहे हैं कि अपना काफका आखिरकार काइजू नंबर 8 में कैसे कन्वर्ट हुआ था। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स मारे गए थे उन सभी की सोल मिलकर ये छोटा वाला काइजू बना, और वो काइजू काफका के मुंह के अंदर गया, उसके बाद वो काइजू नंबर 8 में कन्वर्ट हो गया था। दैट्स इट। और तभी ये समुराई सोल्जर एक ना बड़ा सा हार्ट दिखाता है अपने काफका को और बताता है कि ये हार्ट भी उन सभी से मिलकर बना है, जितने भी सोल्जर्स मरे थे उन सभी की सोल से मिलकर बना है ये। तभी अपना काफका बोलता है अच्छा तो तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो। तभी वो बताता है अरे बुद्धू मैं तुम्हें ये इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज मैं तुम्हें देने वाला हूँ दो ऑप्शन कि ये दिल को तुम अपने कोर की जगह पे लगा के एक नॉर्मल इंसान बन जाओ, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि इस दिल को अपने कोर की तरह यूज कर कर एक दोबारा काइजू में कन्वर्ट हो जाओ। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुमने क्या करना है, इंसानी दुनिया में जाना है या फिर से एक काइजू बन जाना है। लेकिन एक और बात, अगर तुमने सोच लिया कि तुमने काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होना है
तो उसके बाद तुम कभी भी किसी इंसानी बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। ये तुम ध्यान में रख के अपना डिसीजन लेना। मतलब कि गाइस, अगर वो ये हार्ट लगा लेगा एज ए कोर, तो वो हमेशा हमेशा एक काइजू बना रहेगा। पहले था कि वो काइजू भी बन जाता था, मतलब ज़्यादा यूज़ करता था उस पावर को, तो नहीं तो वो नॉर्मल ह्यूमन बना रहता था। लेकिन अब उसके पास ये चॉइस है कि वो या फिर ह्यूमन बने या फिर काइजू बने। तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि अब वो क्या करने वाला है। ऑब्वियसली काइजू बनेगा ताकि वो काइजू नंबर 9 को हरा सके। तभी यहाँ पे अपना काफका बोलता है, वैसे भी तुम लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है, अब मेरा टाइम है तुम सभी की हेल्प करने का, और मैं उस काइजू नंबर 9 को हरा कर ही रहूंगा। तभी यहाँ पे ये समुराई उस हार्ट को एक कोर में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद वो कोर यहाँ पे काफका के बॉडी में लगा देता है। जिसके बाद अपना काफका फिर से काइजू नंबर 8 की बॉडी में आ जाता है दोबारा से। तो गाइस, अपना ये एपिसोड, ये चैप्टर अपना यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।